नमस्ते एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारे आंसर्स और सॉल्यूशंस ढूंढे। किस बात के सॉल्यूशंस? कि हमने देखा कि हम अपने अनरियलिस्टिक बिलीव्स को रियलिस्टिक बिलीव्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मुझे ऐसे लगा कि इस जर्नी में फ्रॉम अनरियलिस्टिक बिलीव्स टू रियलिस्टिक बिलीव्स इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये बहुत आसानी से होता नहीं है जितनी आसानी से हम समझते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो लंबा है। ये जब जर्नी लेते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में। बहुत कुछ बदलता है हमारी सोच में, हमारी समझ में। तो आइए समझते हैं डॉक्टर महेश परीख से कि क्या क्या पड़ाव आते हैं इस जर्नी में और कैसे इस जर्नी को हम सहजता से अंडरटेक कर सकते हैं, कैसे हम इस जर्नी में और आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए कुछ टिप्स लेते हैं सर से। सर, ये जो जर्नी हमने ली अनरियलिस्टिक बिलीफ से रियलिस्टिक बिलीव्स में, तो एक तो ये प्रोसेस मुझे लगता है काफ़ी लंबा है। इसमें बहुत सारे हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, क्योंकि जब हम इस बात को समझते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल राग द्वेष जब हम अपने आप के लिए पहचानते हैं और समझते हैं कि हमारी अटैचमेंट्स कहाँ जुड़ी हैं, हमारे एवर्जन्स कहाँ हैं, नो डाउट हमें अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है सर ये। और ये जो कई बार उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना कठिन हो जाता है। और अपने जो इतने सालों के जो जो हमारी कंडीशनिंग है, जो इतने सालों से हम बिलीव्स में चले आ रहे हैं, जो वैल्यू सिस्टम हम अपने पेरेंट्स से लेकर जनरेशनल वैल्यू सिस्टम्स भी हैं, उनको हम कैसे एकदम से बदल दें। और जब बदलने की कोशिश करते हैं तो डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, ये जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, मैं तो ये बोलूँगी कि ये आत्मज्ञान की तरफ जर्नी है, जिसमें हम अपने बारे में ज्ञान लेते हैं। तो ये जो जर्नी है, इसमें आप हमें कुछ टिप्स दीजिए कि इसमें हमें क्या-क्या माइलस्टोन्स मिलते हैं, क्या-क्या चीज़ों से हमें गुज़र के जाना पड़ता है? जी। तो ये जो बदलाव है उसमें हम पुरानी अवास्तविक मान्यता को छोड़ के वास्तविक मान्यता को अपनाते हैं। ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं। जैसे समझो आपके पास पानी का ग्लास है, जिसमें जो पानी है उसमें कुछ कचरा है जी। और आपको अच्छा पानी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? वो कचरा या तो छान लेंगे या फिर उसमें बहुत सारा साफ पानी डालेंगे ताकि कचरा निकल जाए। तो पहला तो आप ये गंदा पानी फेंक देंगे जी। और दूसरा क्लीन वाटर लेंगे। तो ये क्या हुआ? रिप्लेसमेंट क्लींजिंग। ओके, तो आपने गंदा पानी फेंक दिया और साफ पानी ले लिया, राइट। दूसरा है डाइल्यूशन क्लींजिंग। आप ये पानी फेंकते नहीं हैं, लेकिन उसमें अच्छा पानी डालते रहते हैं। तो धीरे धीरे करके ये पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन डाउट रह सकता है कि पूरा साफ हुआ कि नहीं। ओके। लेकिन उसका लंबा समय लगेगा। तो ये दो तरीके हैं। या तो आप ये बात समझ में आ गई तो पुरानी जो आपकी सोच है वो फेंक दीजिए, जो अवास्तविक मान्यता है उसको निकाल दीजिए, नई वास्तविक मान्यता को अपना लीजिए। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं, वो पुरानी मान्यता को पकड़ के रखते हैं, उसमें नई वास्तविक मान्यता डालते रहते हैं। उसको टाइम लगेगा। आपको जो जचे उस तरह से आप कर सकते हो। पर सर, ये जो रिप्लेसमेंट वाली बात आपने कही है, ये क्या ये सब लोगों के लिए तो आसान नहीं होगा, क्योंकि एकदम से छोड़ना किसी चीज़ को कुछ लोग कर पाते होंगे शायद, लेकिन आम व्यक्ति के लिए ये सब चीज़ें अचानक से छोड़ देना, अपने पुरानी मान्यताओं को छोड़ देना और फिर नई मान्यता को अपना लेना आसान नहीं होगा। हाँ, तो उनके लिए डाइल्यूशन क्लींजिंग। तो उसमें क्या है कि आप धीरे धीरे एवर्जन और अटैचमेंट में से आपने जो आइडेंटिफाई किया है उसको, उसके ऊपर धीरे धीरे काम करें और फिर अल्टीमेटली आप रियलिस्टिक बिलीफ पर आ जाएं। तो ये जो बदलाव है जी, वो रातों रात नहीं होता है। क्योंकि जो ये मान्यता आपने पनप रखी है इतने सालों से, वो अचानक से नहीं जाने वाली है। तो ये बदलाव के भी 3 स्टेजेस होते हैं। अच्छा। पहला स्टेज है माहिती, इंफॉर्मेशन। ओके। जो हम ये बात कर रहे हैं
हम माहिती दे रहे हैं। इससे आप में बर्ताव में बदलाव आने वाला नहीं है। तो ये आपने सुना है कि ये ऐसा करने से ऐसा होगा। हाँ। तो इतना सुनने भर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, अवेयरनेस हो गई। Correct. जी। अब आप मेरी ये बात स्वीकारें और उसको माने तो आप उस पर कुछ कार्य करेंगे। तो सिर्फ माहिती इकट्ठा हुई तो कोई इम्प्लीमेंटेशन होने वाला नहीं है। जी। जब ये माहिती आपने स्वीकार किया, उसको माना, तो फिर आप उस पर जबरदस्ती इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जबरदस्ती क्यों? क्योंकि ये आपके लिए नया है और जो पुरानी आदत है उसका प्रभाव अभी भी रहेगा। जी। जैसे हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी। नई गाड़ी में जो वाइपर और लाइट है उसके जो हैंडल्स है वो बदल गए थे। अच्छा। अब हम पुरानी गाड़ी चलाने से आदी थे, तो नई गाड़ी में चलाने के टाइम अगर हमें लाइट करनी है तो वाइपर चालू हो जाता था। तो फिर उसको बदलने के लिए हमें जोर लगाना पड़ेगा। जी जी। जैसे अभी जो पुरानी मैनुअल कार्स थी और अब ऑटोमेटिक कार्स आई हैं, उसमें भी एक सिस्टम चेंज हो जाता है, तो प्रोसेस को टाइम लगता है एडजस्ट करने में। जी। और इसकी जब प्रैक्टिस रहती है तब जाके प्रज्ञा बनती है, विजडम बनता है। ओके। उसमें फिर ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंटेशन। तो जब तक हम माहिती तक सीमित है तो उसके कोई आचरण नहीं होता है, नॉन इम्प्लीमेंटेशन। उसको जब स्वीकार करते हैं, मान्यता बनाते हैं, तो फोर्सिबल इम्प्लीमेंटेशन। ओके। उसके प्रैक्टिस से जो विजडम तैयार हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंटेशन। जैसे समझो कि आप गाड़ी चलाने को सीख रहा है, तो मोटर ड्राइविंग स्कूल गए, तो वहाँ जो इंस्ट्रक्टर है आपको सब जानकारी देता है कि इसको स्टीयरिंग व्हील कहते हैं, इसको ब्रेक कहते हैं, इसको एक्सेलरेटर कहते हैं, इसको क्लच कहते हैं, ये गियर है। तो आपको गाड़ी चलानी आ गई? नहीं। अब जो वो कहता है वो आपने स्वीकार किया, माना और उस पे आचरण किया, तो शुरू में कठिनाई होगी ना, नया है। जी जी। हाँ, मुझे याद है जब नई सीखे थे गाड़ी चलानी, तो कभी क्लच दबाते थे, तो कभी एक्सेलरेटर और कभी गियर, तो तीनों चीजें एक साथ नहीं होती थी। तीनों चीजों का कंट्रोल मुश्किल हो जाता था। तो कभी एक चीज याद आती थी, कभी दूसरी चीज। यस, मुश्किल था। और अगर बगल में कोई बात कर रहा है तो आप कहेंगे चुप बैठो, हाँ, मेरा ध्यान भटक रहा है। टेंशन हो जाती थी गाड़ी चलाते हुए। ट्रू। लेकिन वो प्रैक्टिस करते रहे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ऑटोमेटिक चलाते हैं, आपको सोचना भी नहीं पड़ता है। हाँ, और आप फन के लिए, एंजॉय करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए ड्राइव पे जाते हो फिर आप। जी जी। जैसे और एक उदाहरण दूं कि आपके पास प्लेट में खाना है, आप और खाना अलग है। जी। कोई आपसे वो खाना छीन सकता है, आपसे गिर सकता है। अब ये खाना आपने मुंह में रखा, चबाया और निगल लिया, तो ये खाना जाके उसका पाचन होगा और एब्जॉर्ब होगा और आपका शरीर उसमें से बनेगा। अब आप और वो खाना अलग नहीं है, एक हो गए। आप एक हो गए। अब आप ये बता नहीं सकते कि ये रोटी किधर है, दाल किधर है, चावल किधर है। एक रूप हो गया। वो आपसे अभी कोई छीन नहीं सकता है, आप उसको खो नहीं सकते हो। जी, वो आत्मसात हो गया। जी। तो जो माहिती है उसको हमें आत्मसात करना है। तो ये जो बीच वाली प्रक्रिया है उसको स्वीकार करके उस पर जोर लगा के हमें प्रैक्टिस करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे लंबा प्रोसेस जो है वो बीच वाला है मेरे ख्याल से। तो मैं एक बार जो आपने बताया उसको मैं रिकैप कर देती हूँ। ये जो जर्नी है जो हमने कही है कि फ्रॉम अनरियलिस्टिक बिलीव्स टू रियलिस्टिक बिलीव्स, जिसको हम एक नई भाषा में कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, जहाँ पर 3 स्टेप्स हैं। पहले तो आपको ये ज्ञान हो जाए, इन्फॉर्मेशन, कि आपको पता हो कि क्या करना है, कि कहाँ आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस है, कहाँ आप स्टक हो या क्या आप बदलना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। दूसरा हिस्सा है
इस बात का स्वीकार करना, मतलब एक्सेप्ट करना कि हमें चेंज की ज़रूरत है, और फिर इम्प्लीमेंट करना, वो जो चेंजेस हैं अपने लाइफ में लागू करना। तो ये जो मिडिल हिस्सा है, जो सेकंड स्टेप है, ये सबसे मुश्किल भी है और सबसे लंबा भी है, क्योंकि इसमें आप अपने पुरानी मान्यताओं को तोड़ेंगे और उसमें दूसरी मान्यताओं को जगह देंगे और फिर उसके हिसाब से चलेंगे। तीसरा स्टेप जो है वो है विजडम का। जब वही जो आपने चेंजेस अपनी लाइफ में लाए हैं उसको आप आत्मसात कर लेते हैं, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें आप जो आपकी सेकंड नेचर बन जाते हैं, जो आपके एक नई हैबिट आपके जीवन में क्रिएट हो जाती है। तो 3 स्टेप्स हुए। फर्स्ट स्टेप इज इंफॉर्मेशन, सेकंड स्टेप इज एक्सेप्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड थर्ड स्टेप इज विजडम और मेकिंग इट एज योर पार्ट ऑफ बीइंग। सो इस तरीके से आपकी जो जर्नी है, जर्नी ऑफ चेंज है, जर्नी ऑफ ग्रोथ है, वो आगे बढ़ती है। यही फॉर्मूला हैबिट फॉर्मेशन में है। कोई नई आदत आप यदि डालना चाहते हैं अपने जीवन में या लाइफस्टाइल में या आपके जीवन शैली में, कोई नई बात या नई आदत डालना चाहते हैं, उसके लिए भी यही स्टेप्स हैं कि पहले आप अपने आप को इन्फॉर्म करें कि क्या हैबिट, क्या चीज़ करना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें। सेकंड स्टेप पे आप उसको एक्सेप्ट करें और इम्प्लीमेंट करें, और थर्ड स्टेप में वो आपके जीवन का हिस्सा हो जाए, विजडम बन जाए आपकी। तो सर ये तो हमने 3 स्टेप्स कर लिए, तो आपको लगता है ये 3 स्टेप्स हम कर लेंगे तो बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स या दिक्कतें नहीं आएंगी? क्यों नहीं आएगी? अच्छा। जरूर आएगी जी। ये जो पुरानी आदत है इतने जल्दी जाएगी नहीं। अच्छा। तो उसका जो अनलर्निंग का ग्राफ है वो ऐसा नहीं है कि आज तय किया कल गुल। अच्छा। ये धीरे धीरे हटती है और बीच बीच में वापस भी आ सकती है। अच्छा, पुरानी आदतें बीच में आती हैं। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ओके। तो निराश नहीं होना है। अच्छा। कह रहे ये इतना टाइम हो गया फिर भी मैंने ये सही किया, होता है। अच्छा, तो बी काइंड टू योरसेल्फ, यदि Yes. ऐसा हो जाए तो ठीक है। और उसमें ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। अच्छा। जैसे पहला ऑब्स्टिकल क्या है कि आपकी जो पुरानी सोच है और जो नई सोच है उन दोनों में अनबन। हाँ बिल्कुल। पुरानी सोच छोड़ के नई सोच को अपनाना इतना आसान नहीं है जी। लेकिन 50% काम कर लिया फिर उसके बाद इजी बन जाता है। ओके। दूसरा है कि आप और आपके जो पूर्व साथी थे उसमें अनबन। जी जी, लोग नहीं छोड़ने देते। आप बुरी आदत छोड़ना भी चाहें तो लोग नहीं छोड़ने देते। करेक्ट। कोई अगर शराबी शराब छोड़ना चाहता है तो उसको रोकेगा कौन? तो उसके शराबी दोस्त। जी। तीसरा है आत्मविश्वास का अभाव। ओके। जो पुरानी मान्यता थी उसमें आप कॉन्फिडेंट थे कि यही सही है, क्योंकि उसकी आदत थी और वो हमारे पेरेंट्स से मिली है या कहीं और से मिली है। जी। लेकिन जब ये नई सोच आएगी तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। जैसे अगर आप घर बदलते हैं या ऑफिस बदलते हैं तो नए घर में सेटल होने में टाइम लगता है। जी जी। वहाँ आपको अगर कैंची भी चाहिए तो बहुत ढूंढना पड़ेगा। जी। इसका ये मतलब नहीं कि आप पुराने घर चले जाते। तो ये टीथिंग प्रॉब्लम खत्म होने के बाद अब वहाँ सेटल हो जाओगे। जी। तो पुरानी मान्यता छोड़ के आप नई मान्यता पर सेटल होंगे तब ये कॉन्फिडेंस लौट आएगा। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टेम्पररी है। ओके। और आ जाएगा। ओके। तो जब भी हम ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पर चलते हैं तो 3 ऑब्स्टिकल्स या 3 अवरोध आते हैं हमारे रास्ते में। एक तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कि मैं नया वैल्यू सिस्टम एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ये जो दोनों है ना, न्यू वैल्यू सिस्टम और ओल्ड वैल्यू सिस्टम, ये आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। फिर हमारे पास एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है। लोग हमें कहने लग जाते हैं अरे छोड़ो, तुम ये क्या नया सिस्टम लेकर आ गए हो, या फिर छोड़ो ये पुरानी आदत ही सही है, नई आदत में क्या क्यों पड़ रहे हो, या फिर वो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से हम डिस्करेज हो जाते हैं और इस जर्नी को छोड़ देते हैं। थर्ड जो ऑब्स्टिकल है वो हमारा खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाता है, क्योंकि हम श्योर नहीं होते हैं। पुरानी चीज़ के बारे में तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं, नए आदत को लेने में
क्योंकि वो नया होता है हमारे लिए, हम श्योर नहीं होते हैं, उसके लिए बहुत विल पावर और ताकत चाहिए होती है, जो हम कई बार थक जाते हैं और नहीं लेना चाहते वो वाली जर्नी को। तो ये जो 3 ऑब्स्टिकल्स हैं जब आने लगें तो उनको एक्सेप्ट कर लो, बी काइंड टू योरसेल्फ, कोई बात नहीं, स्लोली बट कंटिन्यू मूविंग ऑन दैट। जो भी अवरोध आएंगे उनको धीरे धीरे रिमूव करते रहें। आगे चलते हैं, इस जर्नी के बारे में और जानकारी लेते हैं। जी सर। तो इसमें 2 प्रकार के डिले आ सकते हैं। अच्छा। एक है रेजिस्टेंस, प्रतिकार, दूसरा है प्रोसीजरल, मानी पद्धति का। अच्छा। जैसे समझो कि कोई व्यक्ति की सेहत बराबर नहीं है क्योंकि वो जंक फूड खाता है, व्यायाम नहीं करता है, तो आप उससे सलाह दोगे कि ये जंक फूड छोड़ो, ये जो पौष्टिक खुराक है वो खाओ, लेकिन वो पसंद है उसको जंक फूड जी, तो वो रेजिस्ट करता है, तो डिले हो गया। डिले हो गया। अब आपके दबाव से उसने जबरदस्ती एक बार खाना खा लिया पौष्टिक और आपके पास आया कि आप तो बहुत कुछ बड़ी बातें कर रहे थे, कुछ हुआ नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि लगातार करते रहो, तब जाके 2-3 महीने में तुम्हें असर दिखेगा। जी। तो दैट इज द प्रोसीजरल डिले, कि वो तो टाइम लगेगा। उत्साह मत छोड़ो, निराश मत हो जाओ, होगा, डटे रहो। ओके, तो इस जर्नी में भी ऑब्स्टिकल्स तो है ही, डिलेज भी हैं। तो पहला डिले तो खुद का ही रेजिस्टेंस होता है। जैसे किसी व्यक्ति को जंक फूड खाने की आदत है तो वो पोस्टपोन करता रहेगा हेल्दी लाइफस्टाइल को, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा ये हो सकता है कि हर अच्छे कार्य को अंजाम देने में वक्त लगता है। जैसे यदि आपको हेल्थ चाहिए तो आप रोज़ जिम जाएंगे तो अगले ही दिन रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी 6 पैक्स 2 दिन में नहीं बनने वाली हैं, आपको रेगुलर कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। हेल्थ बनाने के लिए या फिर वेल्थ बनाने के लिए आपको कंटिन्यूस और कंसिस्टेंटली कार्य करना पड़ता है। तो वो कई बार डिस्करेजमेंट आ जाती है, लोग क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं, किसी भी अच्छे कार्य में, अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन में वक्त लगता है, तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। अच्छा सर, ये जो सेल्फ चेंज की जर्नी है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, तो बहुत ही खूबसूरत भी है, लंबी भी है, और कभी कभी ऐसे लगता है ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, बट आपने हमें स्टेप बाय स्टेप इतना अच्छे से सिखा दिया है, तो मुझे लगता है कि अब हम शुरुआत कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि यदि आपको कुछ भी डाउट आता है और हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे, समय समय पर वो आपको आंसर्स या सॉल्यूशंस देते रहेंगे। सर, ये सारा जो हमने आज सीखा है, क्या ये सब पर लागू होता है? कोई भी व्यक्ति इस चेंज को या इस जर्नी को अपना सकता है? ये टेक्निक है वो सभी इमोशनल डिस्टर्बेंस को दूर करती है। ओके। लेकिन ये जो मानसिक बीमारियां हैं उसमें ये लागू नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो मतलब स्ट्रेस से रिलेटेड और इमोशनल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड या इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हेल्प चाहते हैं उनको ये जर्नी लागू पड़ती है, उनको ये जर्नी अंडरटेक कर लेनी चाहिए। लेकिन आप बता रहे हैं कि जो मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं या मेंटल इलनेसेस से पीड़ित हैं उनके लिए ये लागू नहीं है। इसका क्या कारण है सर? क्योंकि उसका कारण बाहर परिस्थिति में नहीं है। अच्छा, इसका कारण अंदरूनी है, जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस किया था। ओके जी। तो जो लोग मेंटल डिसऑर्डर्स से या मेंटल इलनेस से पीड़ित हैं वो इस जर्नी को अंडरटेक कर सकते हैं, पर उनको फ़ायदा नहीं होगा। उनको अपने सॉल्यूशंस के लिए किसी साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेसेस के बारे में और अवेयरनेस यदि हम लोगों को चाहिए तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें थोड़ा और वक्त दें, और हम नेक्स्ट एपिसोड में मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे और देखेंगे कि वो इलनेसेस क्या हैं और कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उनको बहुत जल्दी और बहुत ही प्राइमरी लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि हम उन्हें बढ़ने ना दें। आज हमारा इमोशनल और सोशल हेल्थ के बारे में जो डिस्कशन था वो समाप्त होता है। इसके बाद के जो एपिसोड्स हम मेंटल हेल्थ के बारे में करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारी नई सूचना और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट एपिसोड पे मिलते हैं आपको। थैंक यू सो मच।